मैं सनम एजाज देख रहे हैं। मुद्दा सनम के साथ हालात, सियासत, मामलात सब कुछ हमारे मुद्दे में ज़ेर बहस रहते हैं, लेकिन इस वक्त के बड़े मुद्दों में हम दो मामलात पे नजर रखे हुए हैं। फारूक अब्दुल्ला से पहले कल वज़ीर दाखिला अमित शाह ने एक इंटरव्यू दिया और अमित शाह ने उस इंटरव्यू के दौरान जम्मू कश्मीर के खदुखाल भी बयान किए। अमित शाह ने उस दौरान इंतखाबात की बात भी की, स्टेटहुड की भी बात की उन्होंने। ये कल अमित शाह ने कहा। उसके फौरन बाद रिएक्शन आना शुरू हुए कश्मीर से। फारूक अब्दुल्ला ने स्टेटमेंट दिया। फारूक अब्दुल्ला दो कदम आगे चले। आपको बताएं, अमित शाह से जब कब पूछा गया कि महबूबा मुफ्ती की इस तरह के स्टेटमेंट दे रही है, तो उन्हें बताया कि महबूबा मुफ्ती के स्टेटमेंट्स को सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसके फौरन बाद फारूक अब्दुल्ला का स्टेटमेंट आता है। महबूबा मुफ्ती अगर सीरियस नहीं लेती है तो फारूक अब्दुल्ला स्टेटमेंट देता है, और फारूक अब्दुल्ला बता रही कि जम्मू कश्मीर को एक हिंदू स्टेट बनाने की, हिंदू अक्सरी स्टेट बनाने की कोशिश की जा रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से, और एक कटी हुई रियासत। कटी हुई रियासत का मतलब थोड़ा समझ जाइएगा आप किस तरह से फारूक अब्दुल्ला ने उसको एक्सप्लेन किया है। ये सब मुद्दा हमारे आज के रहेगा, लेकिन अभी कुछ देर पहले महबूबा मुफ्ती अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रही है। क्या कुछ श्रीनगर में बता रही है, जरा सुनिएगा। सब पहुंचाते हैं, बदनाम करते हैं, और साथ ही में ये जो बीजेपी वाले विश्व गुरु की बात करते हैं, तो वो एक्सपोज हो जाता है कि हमारे मुल्क, जिसको मदर ऑफ डेमोक्रेसीज कहा जाता है, वो कहाँ पर है इस वक्त। यहाँ जो उठाता है, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, एक्टिविस्ट हो, पॉलिटिशियन हो, उसके साथ क्या सलूक किया जाता है, एक गुंडागर्दी का माहौल है। मगर ये गुंडागर्दी जो है ये जम्मू कश्मीर से शुरू हुई, और अनफॉर्चुनेटली उस वक्त जो पूरे मुल्क की, चाहे वो नेशनल इंटरनेशनल जो न्यूज एजेंसीज थी, उन्होंने कोशिश की। जम्मू कश्मीर में इन्होंने बंदूक के बलबूते पे हर चीज कर रहे हैं। हर चीज को जो है दे आर एनफोर्सिंग एवरीथिंग थ्रू द बैरल ऑफ गन। They have, threatened people into silence through the barrel of gun। तो हिंदी का भी वही है कि जो हमारी असली लैंग्वेज है यहाँ उर्दू, हमें हिंदी से कोई दुश्मनी नहीं है, मगर जो हमारी अपनी लैंग्वेज है, बीइंग अ मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट, हमारी अपनी लैंग्वेज उर्दू है, तो उसके बजाय आप हिंदी पढ़ाते हो। अगर इनमें दम है तो साउथ में ये करके दिखाएं। वहाँ तो घबराते हैं हिंदी का नाम लेने से, और यहाँ जो है जो सारा वो माइट इज राइट के बलबूते पे चलता है। होम मिनिस्टर की तरफ से जो कल बयानात, कल अमित शाह ने जिसमें बताया कि जहाँ पे जो इलेक्शन उसके बाद आएगा, कैसे देखते हैं आप किसकी बात करते हैं? नहीं, किन की बात करते हैं? वो तो खुद कहते हैं हम बात नहीं करते, हम जुमले बोलते हैं। उनका तो ऑन रिकॉर्ड है, जब उनसे पूछा गया कि आपने कहा था 15 लाख रुपए हर गरीब के अकाउंट में जाएगा, 2 करोड़ रुपया हर साल लोगों को मिलेगी। चलिए, महबूबा मुफ्ती को सुना आपने। अभी ये लाइव नशरियात में थी, श्रीनगर से अपने पार्टी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रही हैं, और आपने सुना कुछ अल्फाज जो हमने सुने अभी बीबीसी की इशारा करते हुए ने बताया कि गुंडागर्दी जम्मू कश्मीर से शुरू हुई, देश के दूसरे हिस्सों में पहुंचाई गई है। जुबान की भी बात की, यानी हिंदी और उर्दू का जो कश्मीर में मामला है, हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज अब बनाया जा रहा है और उर्दू को धक्का पीछे दिया जा रहा है, उस पर भी महबूबा मुफ्ती ने एतराज़ जताते हुए बताया कि हिंदी पर हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन उर्दू की कीमत भी अपनी है, उर्दू पर कोई एतराज़ सवाल नहीं खड़ा किया जा सकता है। और फिर जबान की बात करते करते साउथ इंडिया भी चली गई। बताया कि साउथ इंडिया में जो कुछ भी मामला आते जरा साउथ इंडिया में करके दिखाएं। ये महबूबा मुफ्ती की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में और क्या कुछ निकल के आते हैं वो आपसे बताएंगे, लेकिन डिमोलिशिंग का जो कश्मीर में चक्कर है उस पर भी हम बात करेंगे, क्योंकि डिमोलिशिंग के मामले में आज भी अभी डीसी श्रीनगर जो लाल चौक में थे, वहाँ पे आज जो कुछ हड़ताल वगैरह के मनाजिर थे, उन मनाजिर में यही बताया गया कि ये हड़ताल जो है ये डिमोलिशिंग का जो सरकार का चक्कर उसके खिलाफ है। लेकिन सवाल आज भी यही पूछा जा रहा है कि बड़े बड़ों को सरकार कहती है कि नहीं छोड़ा जाएगा, गरीब को नहीं छेड़ा जाएगा। आज डीसी से यही सवाल पूछा गया कि ये तो सरकार कहती है, लेकिन प्रैक्टिकली वो नहीं हो। तो उसने कहा कि हुक्म जो आला है वही हुक्म फाइनल है, यानी एलजी साहब का ज़बानी हो हुक्म या कोई भी हो, वो हुक्म है, गरीब को नहीं छेड़ा जाएगा। तो इंतज़ामिया से मुझे कुछ लोगों ने अभी बताया, सवाल पूछे श्रीनगर की इंतज़ामिया से, कश्मीर की इंतज़ामिया से पूछा गया है कि गगनगीर जो सोनमर्ग के इलाके में रास्ता पड़ता है, दरियाई सिंध के किनारे गाँव है, गगनगीर है, राजिन है, वुसन है, प्रंग है, ये दरियाई सिंध के इलाके पे, यहाँ पे जो हट्स बनाई हैं दरियाई सिंध में वो घास चराई में है, लोगों का इल्ज़ाम है। बाकी खुदा जाने, बाकी सरकार जाने, इंतज़ामिया जाने, लेकिन लोगों का इल्ज़ाम है। गगनगीर, राजिन, वुसन, प्रंग नाम बड़े बड़े लिए गए, जम्मू कश्मीर की इंतज़ामिया के सारे साबका ब्यूरोक्रेट्स के नाम लिए गए। उनकी हट्स से ये जो हट्स हैं ये
वो हट से जहाँ वो कैंपिंग के लिए आते हैं, आराम करने के लिए आते हैं, एक तरह से उनका वो शाहाना जो मुगलाना तर्ज है, मुगलिया तर्ज के, तो वो है, उन हट्स पे क्यों नहीं कार्रवाई होती है? गरीब की बात हो रही है ज़रा, लेकिन इसी मुद्दे पे चलेंगे। लेकिन मेरे साथ आज के प्रोग्राम में अभिजीत जसरोटिया, बीजेपी के स्पोक्समैन है। बहुत बहुत शुक्रिया जसरोटिया जी। गगन भगत, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी एडिशनल स्पोक्समैन है, ये मेरे साथ फोन पे लाइन पे रहेंगे। और डॉक्टर नवाब नासिर आम आदमी के लीडर है, मेरे साथ मौजूद है। सबसे पहले जसरोटिया जी, स्वागत आपका, गुड आफ्टरनून और वेलकम। मैं फारूक अब्दुल्ला का कल का बयान, और उस बयान में वो कहते हैं कि जम्मू कश्मीर को बीजेपी एक हिंदू स्टेट बना रही है और एक कटी हुई स्टेट बना रही है। ये आपने कटी हुई, दैट मीन्स अगर उसके अल्फाज को मैं अपने अल्फाज में कोट अनकोट वही कहूं तो इसका मतलब है कि कहीं फ्रेगमेंटेड इसका हिस्से और किए जा रहे हैं। ये फारूक अब्दुल्ला बता रहा है। मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये फारूक अब्दुल्ला के बयान को हिंदू राष्ट्र बनाने या हिंदू स्टेट बनाने को जो उनने डिलिमिटेशन पे कहा, जो उनने फारूक गृह मंत्री के बयान पे कहा, आप इसको किस नज़र से देखते हैं? क्योंकि महबूबा मुफ्ती के बयान पर खुद गृह मंत्री ने बताया था कि उनके बयान को सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन बात फारूक अब्दुल्ला ने की है। वो एमपी हैं, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सबसे बड़े लीडर भी हैं। देखिए, मुझे लगता है कि काफी दुर्भाग्यपूर्ण अगर इस तरह की बात हो, वो भी फारूक साहब जैसे कदावर नेता, एक सीजन पॉलिटिशियन जिन्होंने काफी देर से सियासत देखी, हर तरह से कई प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया है, ऐसे नेता जब इस तरह के दुर्भाग्यपूर्ण बयान देते हैं तो आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो सियासी जमीन इनकी खिसक रही है और दिन भर दिन जो अब हर एक चीज इनसे पूछी जा रही है, अकाउंटेबिलिटी ली जा रही है, उससे फ्रस्ट्रेट होकर कहीं ना कहीं लोगों का ध्यान जो है वो डाइवर्ट करने के लिए फारूक साहब इस तरह के बयान देते हैं। कहीं हमारे से कोई जेकेसीए के बारे में ना पूछ ले, कहीं ये ना पूछ ले कि रोशनी एक्ट जो हमने बनाया था उसने हमने कुछ लूट खसूट की, उसके बाद पीडीपी कांग्रेस ने लूट खसूट की, उसके बारे में कहीं हम पर कोई गाज ना गिरे, हमारी प्रॉपर्टीज जो स्टेट लैंड पे बनी हुई है उनके बारे में कोई पूछताछ ना हो जाए, तो लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। जबकि सच्चाई सच्चाई है, और अगर न्यायालय ने ये चीज अगर आपसे पूछी है, हाई कोर्ट ने अगर आपसे ये पूछी है, तो मुझे लगता है कि इन सब चीजों का जवाब आपको देना चाहिए, ना कि इस तरह के बयान देकर लोगों का आपको ध्यान भंग करने की जरूरत है, क्योंकि लोग अच्छी तरह से जानते हैं, ये पब्लिक है, पब्लिक सब जानती है, ये पब्लिक सब जानती है, आप बता रहे हैं। लेकिन डिलिमिटेशन की जो रिपोर्ट है, जो कश्मीर का अनंतनाग का आधा डिस्ट्रिक्ट जो जम्मू से मिलाया गया है, उसके बहुत से लोगों को एतराज है। आमतौर पर हर कश्मीरी को, मैं कहता हूं हर कश्मीरी को एतराज है। वो कहते हैं कि ये डेमोग्राफिक चेंज है, एक कोशिश है बीजेपी की, और फारूक अब्दुल्ला ने उसी को आगे लीड लिया है। सनम जी, मुझे एक बात बताइएगा, 1951 या 52 एग्जैक्ट डेट मुझे पता नहीं, जब सबसे पहली असेंबली सो कॉल्ड नॉमिनेट यहाँ पर हुई थी, उस समय जम्मू की पॉपुलेशन 12 लाख थी, कश्मीर की 10 लाख थी। अगर आपको याद होगा तो 1.5 दर्जन जम्मू से ज्यादा कश्मीर को सीटें दी गई थी। उसके अंदर कौन सा, अगर आपने जमहूरियत की बात की थी या किस चीज की बात की थी, और ये जो बात रही किसके चलते 3 सीटें अगर कश्मीर की थी और 2 सीटें जम्मू की पार्लियामेंट्री सीट्स थी, अगर एक सीट को दोनों ही हिस्सों में बराबर का अगर बांट दिया गया है, तो इसमें किसको एतराज होना चाहिए? पूरा हिंदुस्तान एक है, और हिंदुस्तान को अगर एक कर दिया गया तो इसमें क्यों एतराज होना चाहिए? क्यों कश्मीरी, नॉन कश्मीरी, कश्मीरी, आउटसाइडर, इसमें क्यों बांटते हो देश को? ये देश तो एक है, वी शुड बी प्राउड ऑफ दिस नेशन। हम इस तरह की बातें कर कहीं ना कहीं लोगों को आपस में बांटने की कोशिश करते हैं, और दुर्भाग्य ये है कि इतने कद्दावर नेताओं ने भी जो आज तक सियासत की है, वो कहीं ना कहीं इन्होंने हिंदू मुसलमान के ऊपर, कहीं ना कहीं कश्मीरी नॉन कश्मीरी के ऊपर, ये अभिजीत जसरोटिया बोल रहा है कि लोगों ने इस तरह की सियासत की है। जरा नवाब नासिर है, नेशनल आम आदमी पार्टी के नवाब जी, अभिजीत जसरोटिया बता रहे हैं कि इन जमातों ने, खासतौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हिंदू मुसलमान, जम्मू कश्मीर इस तरह की सियासत की है। जी, मैं ये समझना चाहूंगा यहाँ पे जब हमारे फारूक साहब या हमारे जो यहाँ के रीजनल पार्टीज होती हैं, ये रीजनल पार्टी जब तक सेंटर के गोद में बैठते हैं तब तक ये लोग बहुत अच्छी बातें करते हैं सेंटर के लिए, तब तक इनको हर पॉलिसी सेंटर की अच्छी दिखती है। लेकिन अफसोस ये है कि जब इन पे कोई आंच आती है, इनकी जात पे कोई आंच आती है, जब इनको रिजेक्ट किया जाता है सेंटर से, तो उस वक्त ये क्या करते हैं? उस वक्त सिर्फ एक बात करते हैं कि ये मुसलमान और हिंदू का कार्ड खेलना शुरू कर देते हैं। हमें अफसोस है इस बात पे। हम फारूक साहब के बयान को अगर आप टटोल के देखेंगे, पिछले आपको 200 बयान ऐसे दिखेंगे जो जम्मू में एक तरह के रहेंगे, दिल्ली में दूसरी तरह के रहेंगे, और श्रीनगर में तीसरी तरह के रहेंगे। हकीकत तो यह है कि कश्मीर का एक आदमी
अनएक्सपेक्टेडली ये चीजें एक्सपेक्ट करता है कि फारूक साहब ऐसे बयान देंगे। जहां तक कट ऑफ का मालूम है, यहाँ बीजेपी ने जो रास्ते अपनाए हैं हम उसको सपोर्ट करते हैं कि जो जहां तक ये बड़े बड़े ठेकेदारों को, बड़े ब्यूरोक्रेट्स को, बड़े पॉलिटिकल लीडर्स को ये चीज ये मार उन पर पड़ती है, लेकिन अगर ये मार गरीब पे पड़ती है तो ये मार सही नहीं है। यहाँ कहीं ना कहीं दो बातें कहना चाहूंगा। एक, ये जो पुराने सियासतदान हैं उनकी कहीं ना कहीं यहाँ पे जमीन खिसक गई है और अपनी जमीन ढूंढने में मतलब आप ये कहते हैं, आप कहना चाहते हैं फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती या दूसरे लीडर उनकी जमीन खिसक गई है, अब नई पोस्ट जो है वो तैयार हो चुकी है, आपका यही मतलब है नवाब नासिर? सर मेरे यही मतलब है। और दूसरी बात यह ये जो नई पोस्ट है ना, यहाँ के लोग यहाँ के पुराने लीडर्स पे भरोसा करते हैं ना, बीजेपी के खोखले वादों पे भरोसा करते हैं। हम यह मानते हैं कि आप बीजेपी जब भी कोई बात करती है वो शुरुआत कहीं से करती है, 2 कदम पीछे ले लेती है, फिर 4 कदम आगे ले लेती है। हमारा यहाँ एक मुतालबा है एलजी साहब से, एलजी साहब क्या आपके बैंक में इंक नहीं है, आपके लैपटॉप में चार्जिंग नहीं, क्या आपके पी अवेलेबल नहीं, क्या एक लेटर नहीं निकाल सकते हम जिसमें 5 मरला 10 मरला 15? मैं जमीन की बात, जमीन का मुद्दा दूसरा, मैं जमीन के मुद्दे पे बाद में आऊंगा। पहले डॉक्टर अब्दुल्ला का बयान, क्योंकि अमित शाह बता रहे हैं कि महबूबा मुफ्ती के बयान को सीरियस नहीं लेना चाहिए, लेकिन फारूक अब्दुल्ला स्टेटमेंट देते हैं और फारूक अब्दुल्ला एमपी भी हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हैं, बड़े कदावर लीडर हैं, हिंदुस्तान के फॉरेन मिनिस्टर भी रहे हैं, एमओएस रहे हैं और हिंदुस्तान की हिस्ट्री में उनका भी नाम जो है सुर्खियों में लिखा जा रहा है, वो ये बयान दे रहे हैं। लेकिन मेरे साथ गगन भगत जी, ये आखिरी हुरबा है कश्मीर के लीडर्स का, जो आखिरी हुरबा रहता है वो सिर्फ ये हुरबा है कि डिवीजन को आगे किया जाए। चलिए जरा डिवीजन की बात आप देखिए। मेरे साथ गगन भगत हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जमान हैं। गगन जी बहुत बहुत शुक्रिया, खुशामदीद, स्वागत आपका। मैं आपने अभिजीत जसरोटिया को सुना जी, एडवोकेट अभिजीत जसरोटिया बीजेपी के बड़े दिग्गज नेताओं में और कश्मीर में काफी लोकप्रिय भी होते जा रहे हैं। कश्मीर में युवा पीढ़ी इनको अच्छी तरह से अब इनकी बात सुनती है और इनने जो बात की ये कहा कि इन्हें बहुत खेद है फारूक अब्दुल्ला साहब के बयान पे, उनको इस तरह के उस कदावर नेता को यह स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए था। आपसे जानना चाहेंगे रिएक्शन आपका क्या होगा अभिजीत जी के? सबसे पहले गुलिस्तान चैनल के सभी दर्शकों का स्वागत है, अभिनंदन है, और जितने भी मेरे साथी पैनलिस्ट हैं उनको भी नमस्कार, उनका भी अभिनंदन। नमस्कार। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब है जो कोई भी बात अगर बहुत सीरियसली करते हैं, उनका जो बयान होता है वो मायने रखता है। अगर वो कह रहे हैं यहाँ पर कोई बात, उसका मायना है। यूपी की जो सीएम है वो कहते हैं हिंदू राष्ट्र की जरूरत है। अब आप मुझे बताइए जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है, वी आर सेक्युलर स्टेट। अगर पाकिस्तान एक इस्लामिक रिपब्लिक है, हम नहीं है, हम सेक्युलर हैं, सारे धर्मों का हम बराबर सम्मान करते हैं। और सबसे बड़ा मैं कहना चाहता हूँ ये देश में मचा के क्या रखा है। अब अडानी का देखिए अब क्या हो रहा है, कितने पैसे लेके जा रहा है, वो भी फिर भाग जाएगा। उसके बाद देखिए ना जो तक सामने आ रहे हैं, सेबी चुप बैठा हुआ है, देश की इकोनॉमिक क्राइसिस है, अनएम्प्लॉयमेंट है। अब बताइए यहाँ पर जब से बीजेपी पार्ट 2 आई है 2019 के बाद एक केओस है, मतलब एक अफरा तफरी भी मची हुई है, हर जगह बुलडोजर चल रहा है, गरीब लोग घर तोड़े जा रहे हैं, कोई स्कैम हो रहा है, कोई मर्डर हो रहा है, कोई रेप हो रहा है। देश को क्या बना के रखा? आप देखिए हमदर्द इंडेक्स देखिए, आप जीडीपी देखिए, आप देश कहां से कहां जा रहा है। आज जम्मू कश्मीर के हालात में एक ही बात कहना चाहता हूं अपने दोस्त अभिजीत से कि कम से कम राजनीति में ऊपर उठ के कम से कम हम जम्मू के लोगों के साथ खड़े हो जाए। 370 तोड़ने के बाद मैं जरा कल का अमित शाह साहब का जमीन किसकी छुटकी है? गगन जी, अमित शाह साहब का कल का स्टेटमेंट है, कल ही का है, कल इंटरव्यू में बता रहे हैं कि हम जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड देंगे, लेकिन चुनाव के बाद ये फारूक साहब उसी बात पे कह रहे हैं कि स्टेटहुड मिलेगी, लेकिन टूटी हुई स्टेट वो बता रहे हैं। मैं वही जानना चाहूंगा वो टूटी हुई स्टेट, कटी हुई स्टेट का जो उनका रिएक्शन है वो क्या है, वो किस तरह की स्टेट होगी? सारा जो सारा आंकड़े हैं, जो सारे कयास लगाए जा रहे हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा, मैं आपको बात साफ कहना चाहता हूँ कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से देश में काफी परिवर्तन आया है। देश जो है, देश की जो जनता है, जिन्होंने इतना बड़ा मैंडेट मोदी जी को दिया था, लेकिन बदले में क्या पाया? अग्निवीर स्कीमें, महंगाई, सिलेंडर जो 450-500 का होता था 1100 का हो गया, पेट्रोल 100 रुपये पहुंच गया। तो बाबा जी कह रहे थे जब मोदी जी आएंगे तो 35 रुपये लीटर तेल होगा। कहाँ ये लोग, कहाँ ना आ जा रहे हैं? अब मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, राजनीति से ऊपर उठिए आप, कम से कम देश संभालिए। देश में हो क्या रहा है, कैसा माहौल बनता जा रहा है। और आप देखिए नेपाल जो एक हिंदू राष्ट्र था, स्टार्टिंग से वो, शुरुआत से वो हिंदू राष्ट्र था, अब उन्होंने उसको हटाया,
वहां के मंत्री का ऑन रिकॉर्ड बयान है, उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र से हमें नुकसान हो रहा था, देश का माहौल अच्छा नहीं, हमने हटाया इसको, अब हम हिंदू राष्ट्र नहीं है। तो भारत उनकी उल्टी दिशा में जा रहा है। वो पहले सेकुलर था, अब जाकर ये हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। हिंदू राष्ट्र कुछ नहीं हो सकता। अफगानिस्तान देखिए, वहां पर इस्लामिक राष्ट्र से क्या हालत बना के रखी है। जहां भी कट्टरता होगी वहां कभी विकास नहीं होगा, वहां कभी अमन नहीं होगा, चैन नहीं होगा, प्रेम नहीं होगा। हमारा जो देश है, जो भारत है, जो संविधान है, जो उसकी नींव है, ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अलग अलग कल्चर्स हैं, अलग अलग भाषाएं हैं। इट इज यूनियन ऑफ स्टेट। आप साउथ जाइए, आप नॉर्थ जाइए, आप ईस्ट जाइए, वेस्ट जाइए, आप देखो कितने ज्यादा अभिजीत जसरोटिया जी, गगन जी, मैं हर किसी को अपना अपना समय थोड़ा देना चाहता हूं। कम समय मेरे पास है, उसमें आप अगर संक्षेप में अपनी बात बताएंगे तो बहुत मैं आपका आभारी रहूंगा। अभिजीत जी, जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि आपको कश्मीर में अच्छा सुना जाता है, बीजेपी के कुछ नेता हैं जिनको कश्मीर में सुना जाता है, उनमें से आप भी हैं। मुझे जरा एक चीज साफ कर दीजिएगा, क्या बीजेपी के जिस तरह नीति में था कि हम 370 को हटाएंगे, उनका एक कॉन्स्टिट्यूशन में था, बीजेपी के अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, क्या जम्मू कश्मीर को हिंदू राष्ट्र बनाना, हिंदू स्टेट बनाना, नॉट राष्ट्र, मैं राष्ट्र की बात नहीं कर रहा हूं, क्या हिंदू राष्ट्र, हिंदू स्टेट बनाना, जिस तरह आरोप कश्मीर घाटी में लगाए जाते हैं कि ये बीजेपी का मंशूर है, क्या इस तरह का कोई है? और दूसरी बड़ी बात, फारूक अब्दुल्ला साहब ने कल कहा कि मैं समझता हूं बीजेपी की नीयत क्या है। हम सब जानते हैं अगर नीयत ठीक होती तो वो डिलिमिटेशन में ये सब फ्रॉड, उनके शब्दों के मुताबिक, ये दरार नहीं करते, नॉट फ्रॉड, दरार नहीं करते। अगर बीजेपी की नीयत ठीक होती तो फिर वो जम्मू और कश्मीर की राजनीति नहीं करते। अगर बीजेपी की नीयत ठीक होती तो फिर वो हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं करती। ये फारूक अब्दुल्ला साहब को कोट अनकोट मैं उनको कर रहा हूं। आप एक लोकप्रिय लीडर, जिस तरह मैंने आपको बताया, बीजेपी में कुछ लोग हैं जिनको कश्मीर की युवा पीढ़ी सुनती है। अभिजीत जसरोटिया बीजेपी के बड़े नेता हैं, उनमें से एक, जरा हमारे दर्शकों को बताइए, क्या ये इसमें कुछ गलत है फारूक अब्दुल्ला बता रहे हैं, या सही जो कुछ फारूक अब्दुल्ला ने बताया सही है? सनम जी, देखिए, एक चीज मैं कहना चाहता हूं, एक समझिए कि लोगों को खौफजदा करना, लोगों को हिंदू राष्ट्र के नाम पर लोगों को हिंदू मुसलमान करना, ये कौन सी पार्टी कर रही है? ये आपके सामने ही पार्टी है। हमारे लिए हिंदू मुसलमान हमारी दो आंखों की तरह है। मैंने पहले भी आपके चैनल पर एक बार जिक्र किया था कि अगर सेंटर से 2000 रुपये आता है तो वो सलमा बेगम के खाते में भी आता है और गीता देवी के भी खाते में आता है। हम कभी हिंदू मुसलमान नहीं करते। इस देश में जो भी तरक्की की जा रही है वो हिंदुओं के लिए भी है, मुसलमानों के लिए भी है। अब एक चीज समझिए कि इन नेताओं की मजबूरी क्या है। इन नेताओं की मजबूरी ये है कि जब लूट खसूट की गई, जब क्रिकेट स्कैम के नाम पर जो करोड़ों रुपए अपने पास रखा गया, एक चीज में रोकना चाहूंगा आपको। अगर आप कहते हैं कि सब बराबर है, हिंदू मुसलमान की, कश्मीर से लेकर जम्मू तक एक आरोप है डिलिमिटेशन, ये जो आजकल डिमोलिशिंग हो रही है, इसमें पर्टिकुलर कम्युनिटी को जम्मू में टारगेट किया जाता है। कश्मीर में सारी, चूंकि मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है तो इसलिए वहां पे ये आरोप लगाना कि पर्टिकुलर कम्युनिटी, वहां पे ये नहीं लगता। लेकिन कश्मीर में आरोप हैं, आरोप मैं आपको बताऊंगा कि गरीब को मारा जाता है। अगर अमीर को मारा जाता तो श्रीनगर का खुशहाल सर, ये सबसे बड़ा सर था, ये लेक थी, हमारी वाटर बॉडी थी, इस पे कब्जा जो किया है, इसकी जमीन जो है उस पे आरोप है एक बड़ी पॉलिटिकल फैमिली का, वो बीजेपी के कुछ क्लोज भी मानी जाती है। बरारी नमल दूसरा बड़ा था, उस पे भी आरोप है, कहीं ना कहीं वो है, उस पे भी आरोप इसी तरह के लगते हैं। हमारा नगीन लेक था, उस पे भी आरोप है, वहां पे जिसने भी इंक्रोचमेंट किया है, एक बड़ी पॉलिटिकल फैमिलीज ने किया है, पॉलिटिकल फिगर्स ने किया है। हमारा डल झील में इतना पानी नहीं है जितना उसमें पैसा खर्चा गया, लेकिन डल झील के आसपास कहीं पे भी डिमोलिशिंग की बात नहीं होती है, ना नगीन में हुई, ना खुशहाल सर में हुई, ना बरारी नमल में हुई, नगीन या डल झील में। और दूसरी बात, हमारा ये जो दरियाई सिंध है जो सोनमर्ग से आता है, वहां पे वुसन है, गगनगीर है, राजवन है, प्रंग है, और वहां पे बहुत से जो है ये सारी जो वहाँ पे बनी हुई है हट्स वगैरह, ये सब बनाई है, ये सारी हट्स जो है ये बड़े लोगों ने बनाई हैं। तो उन हट्स में सबसे बड़ा, अगर बीजेपी ये सब कुछ सही करना चाहती तो उन पे खिलाफ कार्रवाई करती। मुझे 2 मिनट दीजिएगा, क्योंकि सनम जी बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं कहने जा रहा हूं, सिर्फ 2 मिनट लूंगा, उससे ज्यादा नहीं। पहली बात मैंने की कि जब नेताओं ने लूट खसूट की तब वो सारे का सारा पैसा अपनी जेब में या अपने रिश्तेदारों की जेब में डाला, और जब पकड़े गए, जब उनसे पूछा जा रहा है, तब मुसलमान खतरे में, तब गरीब खतरे में,
ये लोगों की अपने आप को इस आड़ में बचाने के जो गरीबों के नाम लिया जा रहा है, ये हम भी अच्छी तरह से जानते हैं। अब रही बात कश्मीर में, 2014 का आपको कश्मीर फ्लड याद होगा। कश्मीर फ्लड किस कारण आया था? जितनी डिस्ट्रीब्यूटरी उस टाइम पे, जितने एक्स्ट्रा चैनल्स थे जहां से डल का पानी बाहर आता था, झेलम का पानी बाहर आता था, वहां पर कितने लोगों ने आज जो है सारे का सारा उनको कब्जा करके रखा है। कल भगवान ना करे, खुदा ना खास्ता, अगर इस तरह का कल कोई फ्लड आता तो क्या आपको पता वहां क्या हाल हो सकता है। अगर कोई ये कदम उठाया जा रहा है और माननीय एलजी महोदय ने क्लियर कर दिया हुआ है कि किसी भी गरीब को नहीं छेड़ा जाएगा, ना गरीब की प्रॉपर्टी को छेड़ा जाएगा, तो फिर किसको दिक्कत हो रही है? अब जो कोई भी पार्लियामेंट में जाकर बोल रहा है या पार्लियामेंट के बाहर धरना कर रहा है, ये किसके लिए धरना कर रहे हैं? आप ये तो समझ सकते हैं कि गरीबों के लिए धरना नहीं है, धरना उन बड़ी मछलियों के लिए है जो 2001 में आपने बनाया रोशनी एक्ट। रोशनी किसी को नहीं मिली, चंद परिवारों को रोशनी मिल गई। अब उनसे पूछा जा रहा है कि आपने ये काम क्यों किया? नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया, उसके बाद 1.5 महीने से कोई कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं हुई ना। अभिजीत देखिए, मैं सीधी सी बात पे कहने का, 1.5 महीने से कोई कार्रवाई नहीं उनके खिलाफ, गरीब के कार्रवाई नहीं। एग्जाम्पल बता देंगे, किसी गरीब का आशियाना तोड़ा गया है तो मैं आपके सामने हूं, यहां पर किसी के साथ भी नाइंसाफी नहीं होगी। ये कानूनी मापदंड है और कानून की जब ये पर्ची चलेगी तो ये सबसे पहले उनको, जिन्होंने, मैंने एक बड़ी जिम्मेदारी से एक बात लास्ट कंप्लीट करूंगा आपकी सनम, कि देखिए सनम जी के नीड और ग्रीड में बड़ा फर्क होता है। नीड, जरूरत आप किसी की पूरी कर सकते हो, लालच ना आप पूरे कर सकते हो, ना भगवान पूरी कर सकता है, ना खुदा पूरी कर सकता है। तो जिसने लालच किया है उसको डरने की जरूरत है, जिसकी बेचारे की नीड थी, जरूरत थी, उसको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है इन सब चीजों से। नवाब नासिर, आप इस पॉइंट पे आ रहे थे, बताइए क्या बता रहे थे आप? तो सनम भाई जब ये बोलते हैं ना कि सबका विकास सबका साथ, लेकिन मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, आपके पार्लियामेंट में कितने मुसलमान हैं? आपके हर स्टेट में कितने मुसलमान प्रभारी हैं? आप किस किस को कहां पे मैंडेट देते हैं? कहां पे आप किसी पे आप जम्मू कश्मीर वापस आ जाइए। आज जितने भी यहाँ पे एडवाइजर्स हैं, चले मैं इसका जवाब दूंगा, उनको भी वही लगी हुई है, मैं इसका जवाब करूंगा। मजहब की जो यहाँ पे सियासत की जाती है, इस साइड से भी की जाती है, उस साइड से एक आम आदमी फंसा हुआ है जवाब दे दीजिए सियासतों में। जो हमारे लोकल यहाँ पे हमारे फारूक साहब है, हमारे महबूबा मुफ्ती जी हैं, जब उनको मतलब आ जाता है, सब चीज हो जाता है, उसके बाद मुस्लिम कार्ड खेलना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब हमारा बीजेपी का जो असली मकसद है, वो मकसद ये है कि कहीं ना कहीं ये यहाँ के मुसलमानों को क्रश करना चाहते हैं, यहाँ की इकोनॉमी को क्रश करना चाहते हैं। हम यहाँ सवाल उठाना चाहते हैं कि एक बात बताइए, ये जितने भी आपके ड्राइव्स हैं, वो क्यों ना डिमोलिशन ड्राइव हो, क्या उसमें पहले एक स्ट्रेटजी नहीं बनाई होनी चाहिए थी? क्या उसमें क्लियरिटी नहीं आनी चाहिए थी? क्या उसमें ये नहीं बताना चाहिए कि रिहेबिलिटेशन कैसा किया जाएगा उन लोगों का जो छोटे लोग होंगे? हाँ, हम सुनते तो हैं जी से बयान ये कि बड़ी बड़ी चीजें हो जाएगी, छोटे छोटे लोगों को नहीं दिया जाए, लेकिन एक डर का माहौल यहाँ पैदा हो चुका है। यहाँ आदमी आज पहले बोलता था कि तरक्की कैसे करेगा। सनम जी, आज जो आदमी कश्मीर में है वो इस दीवार पे पूछा है कि मेरी जो पुरानी चीजें हैं वही बच गई तो बहुत बड़ी बात है, आगे की तो ख्वाहिश ही नहीं रह गई है। अगर सर पे छत रह गई तो इंसान समझेगा जी मेरे आगे वाली जिंदगी मेरी गुजर हो जाएगी। हम यह सवाल उठाना चाहते हैं कि हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस के गगन भगत जी को मैं समय नहीं दे पाया हूं। भगत जी, मैं माफी चाहूंगा, अभिजीत जसरोटिया और इनसे लंबी बात होगी। मैं आपसे जानना चाहूंगा, इन्होंने आरोप लगाया नेशनल कॉन्फ्रेंस के, जब इन पे कुछ आ जाती है, कहीं इंक्वायरी की बात आ जाती है, तब ये इस तरह के बयान दे रहे हैं। उन बयानों को मैं गंभीरता से नहीं लेता और अभिजीत से एक बात बोलना चाहता हूँ कि आप कह रहे हैं गरीब पे कार्रवाई नहीं हो रही, ये बात जब नई बस्ती में बोली जाती है। आज जम्मू में है तो जाइए नई बस्ती जाइए, वहां गरीबों को लाया जा रहा है। तो टारगेट गरीब हो रहे हैं, अमीर कहां से हो रहा है? आप बताइए, मनोज सिंह जी का मकान है, डिफेंस एरिया में है, वो क्यों नहीं तोड़ा जा रहा है? वो भी इलीगल है। और वहां देखिए जाकर जेके चैनल है, मीडिया हाउस है, वहां भी इलीगल एक्ट बनाया गया, वो क्यों तोड़ा जा रहा है? गरीबों को क्यों किया जा रहा है? पार्शलिटी क्यों की जा रही है? सिलेक्टिव टारगेटिंग पूरी है यहाँ। आप ग्राउंड पे आके बात करिए ना, यहाँ पर चैनल में बैठ के बात करना कुछ और होता है, ग्राउंड में कुछ और होता है। मेरे ट्विटर हैंडल पे जाइए, मेरे वहां देखिए, मैंने शेयर किया वीडियो। गरीब मारे जा रहे हैं, अमीरों की तो बात ही नहीं हो रही है। अमीर साहब कोई भी जब भी नेशनल कॉन्फ्रेंस पे कहीं पे आ जाता है ना, तो इस तरह के स्टेटमेंट देती है। यही अभिजीत बता रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पे जब भी क्रिकेट स्कैंडल का भी हवाला दिया जा रहा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस क्रिकेट स्कैंडल में मुलविस है। अभिजीत बता रहे थे कि उसमें जब इंक्वायरी हो रही है, उस पर हो रहा है, तो ये अटेंशन डाइवर्ट कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं, अटेंशन डाइवर्ट नहीं, ग्राउंड पे आके देखिए। नहीं, अब एक चीज अभी तक मेरी, पिछले 2 सालों से नेशनल कॉन्फ्रेंस ब्लैकमेल हो रही है क्रिकेट स्कैंडल से। एक बार आप खुल के क्यों नहीं सामने आते हैं, बताते चिट्टा सारा कुछ साफ कर देते कि हमने कितना लूट किया है, कितना नहीं किया है? सनम जी, जो चीज कोर्ट में होती है तो हमें, मुझे लगता है कि
ऑनरेबल कोर्ट का रिगार्ड करना चाहिए। जो केस का मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए, हमें खुद उस पर कुछ चर्चा नहीं करनी चाहिए, मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए। जो चीज कोर्ट में है, अंडर जुडिशियल स्क्रूटनी है, तो हम उस पर बात क्यों कर रहे हैं? चलिए आपका मैं डॉक्टर नवाब नासिर आपका फाइनल कमेंट लूंगा, उसके बाद फाइनल कमेंट के लिए मैं अभिजीत के पास जाऊंगा। गगन जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत आपका। डॉक्टर नवाब नासिर जी, मैं ये कौम को बताना चाहता हूं कि फारूक साहब की जो दफ्तर है, उन्होंने कोर्ट में एक एप्लीकेशन दी है कि मुझे खदशा है कि कहीं मेरा घर ना गिराया जाए, और वो जो घर बनाया हुआ है उनका, वो घर भी एक्चुअली एक रोशनी एक्ट का एक तरीका था, जिस घर को आपने हड़पाया है, ये गरीबों की जमीन। आज मुझे बताइए, बड़ी बड़ी बातें करते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले, फारूक अब्दुल्ला साहब बड़ी बड़ी बातें हैं। फारूक अब्दुल्ला किस बुलडोजर के सामने खड़ा होकर बोले कि मैं एमपी हूं, आपने मुझे वोट दिए हैं, और आज मैं आपके सामने। अभिजीत जसरोटिया, अभिजीत लास्ट कमेंट आपका। अभिजीत जी देखिए, मेरे को ये आती है प्रॉब्लम ये है कि देखिए बात कौन करता है। सत्येंद्र जैन जी ने लोगों से पैसे हड़प कर कितना बड़ा एक घपला किया, जिसके अंदर वो अभी जाकर तिहाड़ में मसाज करवा रहे हैं। ये ऐसी पार्टी जब इस तरह से लोगों के लिए खड़े होती है तो कम से कम अपने नेताओं की तरफ देखें। और दूसरा, पूछते हैं कितने मेंबर पार्लियामेंट हैं, मुसलमान कितने हिंदू, एक बात समझ लीजिएगा, जब कोई संवैधानिक पद के ऊपर बैठा होता है वो हिंदू मुसलमान नहीं होता, वो एक इंसान होता है। तो कम से कम इस तरह की राजनीति ना करें कि आप हिंदू मुसलमान जो मेंबर पार्लियामेंट बन गया, मुझे समय इसकी इजाजत नहीं देता है। बहुत शुक्रिया अभिजीत जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर नवाब नासिर आपका, और बहुत शुक्रिया गगन भगत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं आभारी हूँ, शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने कीमती समय मुझे दिया आज के इस खास प्रोग्राम में। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, सियासत से लेकर मामला तक हमारी नज़र, और इसी नज़र में सियासतदानों पे नज़र। आपको लद्दाख का मामला याद होगा, लद्दाख के लोग दिल्ली पहुंचे, जंतर मंतर पे मुजाहरा भी करें, लेकिन कश्मीर की लीडरशिप कश्मीर के मामला को लेकर एक प्रोटेस्ट किया, उसके बाद सब शांत, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सब शांत। कहते हैं आवाम के खैर ख्वाह हैं, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो पीडीपी हो, चाहे वो पीसी हो, चाहे दूसरी पार्टी, बयानबाजी, और उसके बाद कहीं न कहीं कुछ दबाव में, कुछ मामला में। लेकिन उमर फारूक अब्दुल्ला का भी बयान, उसी बयान में सियासी जमातों का, या यूँ कहीं बीजेपी का रद्दमल। तो ये था मुद्दा हमारा आज का। आज के मुद्दे में बस इतना ही, इस उम्मीद के साथ दीजिए इजाज़त कि फिर रही मुलाकात, फिर करेंगे आपसे मुलाकात। अल्लाह का मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफ़िज़।